का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां पर अयोध्या से खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है और इसके साथ ही पीएम मोदी के दौरे को लेकर समीक्षा करेंगे और पीएम के दौरे की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। आपको बता दें कि 25 नवंबर को ही ध्वजारोहण समारोह है और मंदिर परिसर में ही समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही आपको बता दें, पीएम के दौरे की तैयारियों का भी जायजा लेंगे सीएम योगी। मंदिर परिसर में समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम। तो अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों को लेकर ही जो है उसका निरीक्षण भी करेंगे। तो पीएम मोदी की तैयारियों का भी जायजा लेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि 25 नवंबर को ही ध्वजारोहण समारोह है, जिसको लेकर मंदिर परिसर में ही जो कार्यक्रम है उसको लेकर तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे। इसके साथ ही अयोध्या से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर राम मंदिर का ध्वजारोहण का पुनर्अभ्यास है और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे और जो तैयारियां हैं उसका जायजा भी लेंगे। इसके साथ ही दौरे को लेकर समीक्षा भी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह है। कई दिग्गज इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। कई दिग्गजों को न्योता दिया जा चुका है। बहरहाल जो तैयारियां हैं उसको लेकर ही सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। अयोध्या से खबर आपको बता दें, जहां पर राम मंदिर पर ही ध्वजारोहण का पूर्ण अभ्यास है और इसके साथ ही निर्माण समिति के ही अध्यक्षता में ही पूर्ण अभ्यास हुआ है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ही 25 नवंबर को ध्वजारोहण करेंगे और इसके साथ ही पीएम के दौरे को लेकर ही तैयारियां जो है वो तेज नजर आ रही है। तो तैयारियों को लेकर बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में ही राम मंदिर पर ध्वजारोहण पर पूर्ण अभ्यास संपन्न हुआ है और इसके साथ ही अभ्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों के तहत किया गया और मंदिर निर्माण समिति ने बताया है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर ही सुरक्षा और कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। ये ध्वजारोहण समारोह राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक माना जा रहा है और पूरे देश में, दुनिया में ही इसका विशेष महत्व भी है। तो राम मंदिर पर ध्वजारोहण का पूर्ण अभ्यास है और इसके साथ ही पीएम 25 नवंबर को ही ध्वजारोहण करेंगे और समारोह मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक है और तैयारी जो है सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। तो राम मंदिर पर ध्वजारोहण समारोह है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं, ध्वजारोहण समारोह होना है 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह है। पीएम मोदी शामिल होंगे और इसके साथ ही आपको बता दें तैयारियों और सुरक्षा को लेकर ही विशेष इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं और इसके साथ ही आपको बताएं कि राम मंदिर पर ही ध्वजारोहण का ये पूर्ण अभ्यास भी है और जिसकी तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। पीएम 25 नवंबर को ही यहाँ पर मौजूद होंगे और ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे और इसके साथ ही जो कई दिग्गज हैं वो भी इस समारोह में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि 25 नवंबर को खास दिन रहने वाला है जब ध्वजारोहण समारोह है और तैयारियों की बात करें, सुरक्षा को लेकर बात करें तो पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के ही नवीन उच्चीकृत G+6 भवन का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि अत्याधुनिक लैब के ही उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब प्रदेश में अपराधियों के बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने बताया है कि फोरेंसिक जांच अब अपराध की कड़ी को ही मिनटों में उजागर कर देगी और हर गंभीर मामले में ही वैज्ञानिक साक्ष्य निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने 6 मंजिला भवन का भी निरीक्षण किया और
डिजिटल फॉरेंसिक और इसके साथ ही साइबर और वॉइस एनालिसिस और बेल्ट जांच और इसके साथ ही विस्फोटक विशेषण दस्तावेज और रसायन जांच जैसी सभी यूनिटों की भी कार्यप्रणाली का जायजा लिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पे न्याय मिले, इस दृष्टि से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है, और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से मांग होती थी एक कार्य के लिए, और होती थी कि कमिश्नरेट सिस्टम प्रदेश के अंदर लागू हो। यानी दशकों से मांग थी, 50 साल पुरानी ये मांग थी। 1970 में पहली बार ये मांग उठी थी, नहीं लागू हो पाई, और हम लोगों ने 2020 में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब तक 7 जिले ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर चुके हैं। ये पुलिस की मॉडर्नाइजेशन का उसका एक पार्ट है। सेफ सिटी के लिए 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में देश के सभी राज्यों को आदेशित किया था, लेकिन इस पे अनिर्णय का शिकार बना हुआ था पूरी मशीनरी। हम लोगों ने आकर के आज प्रदेश के अंदर 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को सेफ सिटी के रूप में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ते हुए आज 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा करके उस पूरी की व्यवस्था को एकदम सुरक्षित बना दिया है। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। पिछले 8 वर्ष में 2,19,000 केवल भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई है। 2,19,000, अनुमान करिए 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। आप अनुमान करिए ये 2,19,000, कई राज्यों के पास इतनी फोर्स नहीं, और इतना हम लोगों ने 8 वर्ष में भर्ती करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर विकसित की। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों को पहली बार प्रदेश में हम लोगों को जब पुलिस की भर्ती करनी थी तो ट्रेनिंग कहां हो, क्योंकि भर्ती एक औपचारिकता नहीं है, इसमें ट्रेनिंग भी आवश्यक है। कहां पे ट्रेनिंग हो, ये एक चैलेंज था। हमारे पास उस समय कुल क्षमता थी 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस समय हमें जब 30,000 की पहली भर्ती हम लोगों ने निकाली थी तो ट्रेनिंग के लिए 2017 में हमें मिलिट्री के, पैरामिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर भी किराए पे लेने पड़े थे और अन्य राज्यों के भी ट्रेनिंग सेंटर किराए पे लेने पड़े थे।
लेकिन इस समय हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये 60,244 पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित किए गए ट्रेनिंग सेंटर में ये सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों ने पीएसी बल को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। हम लोगों ने उसको फिर से गठित किया। जो 34 कंपनियां समाप्त हो गई थी, उसका पुनर्गठन कर दिया। प्रदेश में एसएसएफ को हम लेके आए, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, एसडीआरएफ का गठन, महिला पीएसी बहानी का गठन, 3 नई महिला पीएसी बहानी का गठन किया गया है, जिसमें देश की स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़ी हुई उन वीरांगनाओं के नाम पर ये सभी सेंटर हम लोगों ने रखे हैं। गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर ये 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। 5 नई पीएसी बटालियन बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर के लिए भी स्वीकृति देकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर जिन 10 जनपदों में पुलिस लाइन नहीं थी, वहां पर पुलिस लाइन का गठन करके वहां पर बुनियादी सुविधाएं, पुलिस की ट्रेनिंग के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाएं वहां पर लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी जनपदों में किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में जो पहले असुरक्षा के कारण महिला श्रम बल की भागीदारी, जो वोमेन वर्कफोर्स थी प्रदेश के अंदर, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की उनकी स्थिति थी, वह 17 के पहले 13% से नीचे था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 35% से अधिक महिलाएं आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण होने के कारण कामकाजी बन चुकी हैं। काम करने के लिए, कार्य करने के लिए वे घर से बाहर जाती हैं और उनको कहीं कोई समस्या नहीं है। सीएम योगी ने ही गोरखनाथ मंदिर के ही सभागार में एसआईआर प्रक्रिया के फॉर्म में भरा है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने ही झूलेलाल मंदिर के ही पास मौजूद कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 223 के मतदाता हैं। और बताते चले कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षक की भी यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलाई जा रही है, जिस पर सीएम ने ही अपनी विश्वसनीयता दिखाई है। और इसके साथ ही वही प्रशासन का कहना है कि इस अभियान से ही मतदाता सूची और अधिक पारदर्शी, सटीक और व्यवस्थित बनेगी। तो गोरखपुर में मतदाता सत्यापन तेज हो गया है। और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि मतदाता सूची संशोधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल है। और इसके साथ ही एसआईआर अभियान में ही सीएम की भागीदारी भी है, जिसको चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फॉर्म भरा है। और आपको बता दें कि गोरखपुर में ही मतदाता सत्यापन तेज हो चुका है। मतदाता सूची में संशोधन पर ही सीएम की ये पहल खासतौर पर नजर आ रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर ही आयोजित रन फॉर यूनिटी पदयात्रा का नेतृत्व किया। और इस कार्यक्रम का आयोजन देशभक्ति और एकता के संदेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि पदयात्रा में ही सरकारी अधिकारी और नागरिक और युवा भी शामिल हुए। और इसके साथ ही उन्होंने सरदार पटेल के योगदान और अखंडता के संदेश को याद किया है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने पदयात्रा के दौरान लोगों को एकता और राष्ट्रीय एकजुटता का भी संदेश दिया है।
तो आपको लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में ही डिप्टी सीएम ने भी शिरकत की है और इसके साथ ही ये कार्यक्रम बेहद खास भी बताया जा रहा है। भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। शामिल करा करके आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखने का काम सरदार साहब ने किया था। ऐसे अवसर पर मैं पदयात्रा रन फॉर यूनिटी के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और हम सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में उतार करके भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करना चाहिए। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर केडी बाबू स्टेडियम में ही खेल महोत्सव और खेल महोत्सव में ही शामिल हुए सांसद दिनेश शर्मा। बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर एमएलसी पवन चौहान, अवनीश सिंह भी मौजूद रहे हैं। खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया है। तो लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित खेल महोत्सव का आयोजन धूमधाम से हुआ है और इस अवसर पर ही सांसद दिनेश शर्मा, एमएलसी पवन चौहान और अवनीश सिंह भी मौजूद रहे हैं। तो सांसद दिनेश शर्मा ने खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेलकर माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया और इसके साथ ही खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देना बताया गया है। उपस्थित लोगों ने सांसद और अन्य नेताओं के इस खेल में भाग लेने की सराहना भी की है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और इसके साथ ही महोत्सव में ही सांसद दिनेश शर्मा ने भी शिरकत की है और इसके साथ ही खिलाड़ियों के साथ कबड्डी भी उन्होंने खेला है। तो महोत्सव में सांसद भी मौजूद रहे, खिलाड़ियों के साथ उन्होंने कबड्डी भी खेली और इसके साथ ही आपको बता दें कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यह खेल महोत्सव किया गया। भारी संख्या में यहाँ पे खिलाड़ी भी मौजूद रहे हैं और इसके साथ ही स्टेडियम में जो खेल का महोत्सव था उसमें खिलाड़ियों में काफी ज्यादा उत्साह भी देखने को मिला है। तो खिलाड़ियों के साथ स्पेशल प्रोग्राम ये किया गया। महोत्सव में सांसद दिनेश शर्मा की मौजूदगी रही है, उन्होंने खिलाड़ियों के साथ खेल भी खेला है। एक और खबर आपको बता दें, लखनऊ से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार जो है, अब आरोपी डॉक्टर पर भी बड़ा एक्शन होगा और आतंकी शाहीन आदिल का ही पंजीयन रद्द है। आपको बताते चले कि डॉक्टर आदिल अहमद का ही रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया और यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग ने कार्रवाई की है। बड़ी अपडेट जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अब दोनों चिकित्सकीय कार्य नहीं कर सकेंगे और सभी राज्यों में संदिग्ध डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, जहां पर बताया जा रहा है कि आतंकी शाहीन का पंजी रजिस्ट्रेशन जो था वो भी रद्द हो चुका है और यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग को लेकर भी यहाँ पे अपडेट सामने आई है। और लखनऊ से ये जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर दिल्ली ब्लास्ट के जो तार जुड़े हुए थे लखनऊ से, अब दोनों चिकित्सालय कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही सभी राज्यों में संदिग्ध डॉक्टरों पर भी अब नजर रखी जा रही है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट के जो तार थे वो लखनऊ से जुड़े हुए नजर आए, जहां से अब खबर सामने आने लगी है अब दोनों चिकित्सकीय कार्य नहीं कर सकेंगे। सभी राज्यों में संदिग्ध डॉक्टरों पर सख्त नजर रखी जा रही है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल अहमद का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है। खबर बाराबंकी से है, जहां विश्व कल्याण महादेवा धाम की ओर से ही डीएम शशांक त्रिपाठी ने फीता काटकर महादेवा महोत्सव का उद्घाटन किया है और इसके साथ ही उद्घाटन के बाद मंत्रोच्चार के बीच में कलश लेकर लोधेश्वर धाम में ही विधि विधान से पूजा संपन्न हुई है और महोत्सव में ही परिसर मंत्रोच्चार और इसके साथ ही शंख ध्वनि से ये पूरा परिसर गूंज उठा है और श्रद्धालु और दर्शकों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला है। और ये महोत्सव 7 दिनों तक भक्ति, संस्कृति और लोक परंपरा का उत्सव मनाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान ही बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कई विभागों के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बने। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए
सीसीटीवी और पुलिस बल और मेडिकल टीमों की विशेष व्यवस्था जो थी वो भी की गई थी। भगवान पर आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और चाहूंगा कि इस बार का मेला भी हर बार की तरह बहुत अच्छा से अच्छा हो। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, इस मेले का आनंद लें और एक अच्छा मैसेज यहाँ से लेकर जाएं, समरसता का मैसेज लेकर जाएं, धर्म का मैसेज लेकर जाएं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि यहाँ की टीम को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित कराई है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समन्वय का एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। खबर कानपुर से है, जहां दिल्ली से बिहार जा रही एक निजी बस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर आरोल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसा इतना भीषण था कि बस में ही सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद ही चीख पुकार मच गई और राहगीरों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इसके साथ ही राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया। बस से ही घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए ही कानपुर के एक अस्पताल में भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन के अनुसार कई यात्री घायल हैं, जिनका इलाज जारी है, जबकि एक यात्री की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबर